हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में क्लास 11 का एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें हम करेंगे वायुमंडल का संगठन। तो ये भूगोल का चैप्टर है, बाकी चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने 9-10 की एनसीईआरटी नहीं देखी तो जाइए देखिए, इसका प्लेलिस्ट बन चुका है। तो मेरा नाम प्रिया है, मैं करवा रही हूँ एनसीईआरटी। तो पूरा डिटेल एनालिसिस होगा यूपीएससी और आरपीसीसी एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आप एग्जाम में इसको रिकॉल कर सकें। इसको स्टोरी की तरह सुनने का ट्राई करिएगा और समझिएगा, 2-4 बार वीडियो देखिएगा और समझिए। उसके बाद अपने नोट्स खुद अपने हाथ से बनाइएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार नोट्स बनाने बैठ जाएंगे तो काफ़ी लेंदी बनाएंगे। अगर बाद बनाएंगे तो स्टोरी की तरह सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जिनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करने। और स्टार्ट करने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वो पढ़ेंगे जलवायु, इस इकाई के विवरण में वायुमंडल पढ़ेंगे, संगठन, संरचना, मौसम एवं जलवायु के तत्व के बारे में, फिर सूर्य तक आगे के चैप्टर में जाएंगे। ठीक है। तो यह है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। यह संभव है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी के सभी ओर से ढके हुए है। इसे मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे ऑक्सीजन तथा पौधे के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब ये पवन की तरह बहती है तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना होता है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है, जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। गैस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी है। यह सौर विकिरण के लिए एक अंश को सोख लेती है और इसके साथ कुछ भागों को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हुई है। इसे हवा के ताप को भी बढ़ा दिया गया है और ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण संघटक है, जो जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर इनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है और गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंधन में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि पृथ्वी ध्रुवों से ठंडे तथा रेगिस्तानों से जैसे शुष्क प्रदेशों में यहाँ हवा के आयतन के 1% भाग में भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है और ये सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी की न तो अधिक गर्म होने देती है और न ही ज्यादा ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर दोनों में ही योगदान देती है। धूल कण की बात करें तो वायुमंडल में छोटे छोटे कणों कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं, टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनी वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होती है। धूल और नमक के कण आर्द्रग्राही केंद्र की तरह कार्य करती है, जिसके चारों ओर जलवाष्प संग्रहित होकर मेघों का निर्माण करती है।
वायुमंडल की रचना। वायुमंडल अलग-अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ ये घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बाँटा गया है। वे हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये चित्र आप देख सकते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। और क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है और ध्रुवों के निकट इस 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। कहाँ पर? विषुवत वृत्त पर, क्योंकि तेज वायु प्रवाह कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जा सकता है। यह संस्तर धूल कण का जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घटता है जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभमंडल तापमंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड से और ध्रुव के ऊपर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला होता है। इस स्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और मध्य मंडल की ऊंचाई ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। वायुमंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इससे विद्युत अवशेष कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन मंडल कहते हैं। इसलिए आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस स्तर द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। मंडल का सबसे ऊपरी स्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थिर होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा स्तर होता है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस स्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यदि वायुमंडल में सभी स्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 स्तरों का ही अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व। ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल अथवा वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी अध्याय 8, 9 और 10 में दी गई है। तो ये क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करिएगा आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और क्वेश्चन का आंसर भी देने का ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।